हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज हम बात करते हैं बीकॉम थर्ड ईयर के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। आज की वीडियो में हम देखेंगे वित्तीय नियोजन, वित्तीय नियोजन का अर्थ, वित्तीय नियोजन की परिभाषा, वित्तीय नियोजन की विशेषताएं, वित्तीय नियोजन के प्रकार और वित्तीय नियोजन की विषय वस्तु। इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। वित्तीय नियोजन, देखिए, एक व्यवसाय के लिए जब उसकी स्थापना का विचार उद्यमी के मन में आए तो सबसे पहले उद्यमी को बहुत सारी चीज़ों पर विचार करना होता है। क्या विचार करेगा? उस व्यवसाय को कहाँ पर स्थापित किया जाए, कौन सा स्थान उसके लिए सूटेबल होगा, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किस प्रोसेस से वो प्रोडक्शन किया जाए, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा और मशीनें कहाँ से मिलेगी, वित्त कितना हमारे पास उपलब्ध है। तो एक व्यवसाय को स्थापित करने के विचार में सारी चीज़ें सम्मिलित हो गई। उस स्थल का चुनाव, मशीनरी का चुनाव, प्रोडक्शन प्रोसेस का चुनाव, कच्चे माल की उपलब्धि, श्रमिकों की उपलब्धि और फाइनेंशियल क्या हमारे पास पोजीशन है, कंडीशन है। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है उस उद्यमी के लिए है वो है फाइनेंस, वित्त कितनी मात्रा में उपलब्ध है। यदि वित्तीय व्यवस्था उसके पास अच्छे से मैनेज हो जाती है, प्रबंध हो जाता है वित्त का, तो वो इन चीज़ों का अच्छे से इन चीज़ों की अच्छे से व्यवस्था कर सकता है, अच्छे स्थल का चुनाव कर सकता है, अच्छी मशीनरी, अच्छे कच्चे माल का चुनाव कर सकता है वो। और यदि वित्त उसके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो इन चीज़ों के लिए व्यवस्था करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कठिनाई का सामना व्यवसायी को करना पड़ता है। तो एक व्यवसायी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यवसाय की स्थापना के लिए कि सबसे पहले वो वित्तीय नियोजन करे। वित्तीय नियोजन क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, वित्तीय नियोजन के जहाँ तक बात करें तो वित्तीय नियोजन के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलन में है, संकुचित विचारधारा और विस्तृत विचारधारा। संकुचित विचारधारा क्या कहती है? संकुचित विचारधारा में केवल वित्तीय नियोजन का तात्पर्य लगाया जाता है पूंजी के पूर्वानुमान से कि एक व्यवसाय में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी और किन साधनों से प्राप्त हो सकती है। तो संकुचित अर्थ में वित्तीय नियोजन का अर्थ है पूंजी का पूर्वानुमान करना, कितनी पूंजी आवश्यक है, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी और कहाँ से व्यवस्था की जाएगी उस पूंजी की, अंश पूंजी से कितना मिलेगा और ऋण पत्रों से कितना लिया जाएगा। यहीं पर उसका कार्य समाप्त हो जाता है वित्तीय नियोजन का। तो इसको हम कह सकते हैं संकुचित अवधारणा। जैसे आपको बताया भी है, संकुचित अर्थ में वित्तीय नियोजन का तात्पर्य संस्था के लिए आवश्यक पूंजी का पूर्वानुमान करना है। तो संस्था के लिए कितनी पूंजी आवश्यक होगी, सिर्फ इसी का हम पहले से पूर्वानुमान लगाते हैं, ये संकुचित अर्थ में लिया गया है। और विस्तृत अर्थ में क्या कहते हैं? विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन का तात्पर्य व्यवसाय के लिए आवश्यक साधनों का अनुमान लगाने, वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करने, वित्तीय नीतियों का निर्माण करने तथा वित्तीय प्रविधियों का विकास करना है। तो विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन का कार्य बढ़ जाता है, वित्तीय नियोजन के अर्थ का विस्तार हो जाता है। विस्तृत अर्थ वाले में क्या देखते हैं, वित्तीय नियोजन में क्या सम्मिलित करते हैं कि व्यवसाय के वित्तीय उद्देश्य क्या रहेंगे, इनका निर्धारण किया जाएगा, वित्तीय नीतियों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि किस प्रकार से वित्त प्राप्त करेंगे, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होगी व्यवसाय में कि किस प्रकार से पॉलिसीज डिसाइड की जाएगी, स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाएगी और किन किन विधियों से वित्त प्राप्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन के अर्थ का विस्तार हो जाता है। इसी प्रकार से आगे देखिए आप इसकी परिभाषा में भी और इसको क्लियर करते हैं। परिभाषा में देखिए आप, वॉटर एवं वॉघन के अनुसार ये क्या कह रहे हैं? वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण एवं अनुमान तथा वित्तीय प्रविधियों का विकास सम्मिलित है। तो वॉटर महोदय भी यही कह रहे हैं कि वित्तीय नियोजन एक संस्था में वित्त कार्य से संबंधित है। संस्था के समस्त वित्त कार्य जिसमें वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करना है कि किस प्रकार से हमें कितना वित्त चाहिए, किन कार्यों के लिए चाहिए, और उन वित्तीय नीतियों का निर्धारण, किस प्रकार से वित्त प्राप्त किया जाएगा, उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से वित्तीय नीतियों का निर्माण करना, वित्त की
आवश्यकता का अनुमान करना, उसकी लागतों का अनुमान करना और वित्त प्राप्त करने की विभिन्न विधियों का निर्माण करना, अर्थात कौन सी विधि संस्था के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, जिसकी लागत कम से कम हो, ऐसी विधि का चुनाव करना इसमें सम्मिलित है। और इसी प्रकार से आर्थर एस डेविंग ने भी अपना मत रखा है। उनके मत में वित्तीय नियोजन में 3 बातें उन्होंने सम्मिलित की है अपने मत में। पहली की है पूंजीकरण, यानी कि आर्थर एस डेविंग बताते हैं कि वित्तीय नियोजन में सबसे पहला क्या सम्मिलित है, पूंजी की आवश्यक मात्रा का अनुमान लगाना। आर्थर एस डेविंग बताते हैं कि वित्तीय नियोजन में सबसे पहले व्यवसाय में पूंजी की आवश्यक मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद पूंजी के विभिन्न स्रोत निश्चित किए जाते हैं और पूंजी में विभिन्न प्रतिभूतियों का पारस्परिक अनुपात निश्चित करना ही इसका मुख्य कार्य है। अर्थात पूंजी के विभिन्न स्रोत क्या हो सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। एक व्यवसायी यदि व्यवसाय की स्थापना करता है, उस समय पूंजी प्राप्ति के लिए समता अंशों का निर्गमन कर सकता है, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है, या बैंकों से उधार लेकर भी पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है। तो इस प्रकार से किस स्रोत से पूंजी प्राप्त की जाए जो संस्था के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो और जिसकी लागत कम से कम हो, या इन विभिन्न साधनों से ही पूंजी प्राप्त की जाए तो इनका सम्मिलित रूप से अनुपात कितना हो, इन सबके मध्य में कितना रेशो डिसाइड किया जाए कि किस साधन से कितनी पूंजी ली जाएगी। तो इस प्रकार से विभिन्न स्रोतों से जो पूंजी प्राप्त की जाती है उनमें विभिन्न प्रतिभूतियों का पारस्परिक अनुपात निश्चित करना। और थर्ड इन्होंने बताया है पूंजी का प्रबंध, यह देखना कि पूंजी का लाभप्रद एवं उचित ढंग से प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर आर्थर महोदय बताते हैं कि वित्तीय नियोजन में सिर्फ यही व्यवस्था करना काफ़ी नहीं है कि पूंजी कितनी चाहिए और किन साधनों से चाहिए, बल्कि ये भी देखना है कि पूंजी का लाभप्रद उपयोग होना चाहिए। जो पहले हमने प्रतिमान डिसाइड कर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उनका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जिस कार्य के लिए पूंजी की व्यवस्था की गई है पूंजी का उपयोग उसी कार्य में उचित प्रकार से किया जाए। तो इस प्रकार से वित्तीय नियोजन का अर्थ और परिभाषा हमारे सामने क्लियर होती है कि वित्तीय नियोजन अर्थ व्यवसाय में केवल वित्त की व्यवस्था करना तक ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके उचित ढंग से उपयोग करने और उसमें आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने तक विस्तृत है। तो अर्थात वित्त का कार्य व्यवसाय में बहुत अधिक विस्तृत है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम वित्तीय नियोजन की विशेषताएं। वित्तीय नियोजन का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट होने के पश्चात हम देखते हैं वित्तीय नियोजन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यदि व्यवसाय में वित्तीय नियोजन उचित प्रकार से नहीं किया गया है तो व्यवसाय कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। एक व्यवसाय की लाभदायकता, तरलता, कुशलता अच्छे वित्तीय नियोजन पर निर्भर करती है। यदि फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर दी जाए तो कम वित्त होने पर भी व्यवसाय की सफलता निश्चित हो जाती है। इसके विपरीत यदि हमारी प्लानिंग सही नहीं है फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे, व्यवसाय में किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल एस्पेक्ट का उपयोग अच्छे से नहीं किया गया है, उस सिचुएशन में बहुत अधिक मात्रा में पूंजी होने पर भी उस व्यवसाय के सफल होने की गारंटी नहीं ली जा सकती। तो इसीलिए व्यवसाय की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि वित्तीय मामलों का प्रबंध उचित प्रकार से किया जाए, क्योंकि वित्त मैंने आपको बताया था व्यवसाय का जो एक केंद्र धुरी है वो वित्त है। यदि वित्त है तो व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित होगा। तो आइए इसकी विशेषताओं पे देखते हैं हम क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली है सरलता, यानी कि वित्तीय योजना जटिल नहीं होनी चाहिए। एक व्यवसाय जो भी अपनी वित्तीय योजना बनाए वो बहुत अधिक जटिल नहीं हो, उसमें सरलता होनी चाहिए। वित्तीय योजना इस प्रकार की होनी चाहिए, प्रतिभूतियों का उसमें मिक्सअप या अनुपात इस प्रकार से निर्धारित होना चाहिए कि विनियोगकर्ताओं को वो आसानी से समझ में आ जाए। यदि विनियोगकर्ताओं को समझ में नहीं आएगी तो उसमें विनियोग घट जाएंगे। आसानी से कंपनी बाह्य विनियोगकर्ताओं से पूंजी प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए पूंजी ढांचा सरल होना चाहिए और ऐसी होनी चाहिए वित्तीय योजना जो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाए, यानी कि वर्तमान आवश्यकताओं को तो पूरा करे
लेकिन भविष्य में संस्था की स्थिति कैसी रहेगी, संस्था की आवश्यकता क्या होगी, इस बात का भी उसमें पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो वित्तीय नियोजन की सबसे पहली विशेषता हमने पढ़ी सरलता। नेक्स्ट देखते हैं लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि वित्तीय योजना कैसी होनी चाहिए, लोचशील, यानी कि समय के अनुसार समायोजन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। तेजी और मंदी के दौर जब व्यवसाय में उत्पन्न हो जाएं, उस समय वो वित्तीय योजना में परिवर्तन करना सरल होना चाहिए। यदि तेजी और मंदी के दौर में वित्तीय योजना में परिवर्तन नहीं किए जाएंगे तो व्यवसाय के सामने कठिनाई उपस्थित हो जाएगी। इसलिए वित्तीय योजना इस प्रकार से निर्मित की जानी चाहिए कि यदि व्यवसाय के लाभों की मात्रा में कमी भी हो जाए तब भी इस व्यवसाय पर बहुत अधिक स्थायी भार नहीं हो। आपको पता है स्थायी भार कब स्थापित होता है व्यवसाय पर, जब व्यवसाय की जो पूंजी व्यवस्था है बहुत अधिक मात्रा में ऋण पत्रों से की जाए। ऐसी सिचुएशन में यदि व्यवसाय लॉस में जा रहा है या उसके लाभों की मात्रा कम हो गई है, उस सिचुएशन में ब्याज का भार उस पर बना रहेगा और ये भार उठाना संस्था के लिए कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक लोचशील व्यवस्था यदि अपना ली जाए तो व्यवसाय को कोई कठिनाई नहीं होगी। तो वित्तीय योजनाएं लोचशील होनी चाहिए। साथ ही साथ दूरदर्शिता का गुण भी उसमें होना चाहिए। दूरदर्शिता से क्या तात्पर्य हुआ, अर्थात भविष्य में क्या आवश्यकताएं उत्पन्न होगी व्यवसाय में, उनको मध्य नजर रखकर ही वित्तीय योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे। तो इस प्रकार से दूरदर्शिता का गुण भी उसमें उपस्थित होना चाहिए। और नेक्स्ट है तरलता। तरलता से क्या तात्पर्य हुआ, देखिए एक व्यवसाय के लिए ये सिर्फ यही आवश्यक नहीं है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में प्लांट संयंत्र की व्यवस्था हो, ये तो आवश्यक है, लेकिन इसके अलावा उन मशीनरी पर, उन प्लांट्स पर कार्य करने के लिए जो पूंजी चाहिए वो होती है वर्किंग कैपिटल। एक प्लांट पर कार्य करने के लिए आवश्यक है कि कच्चा माल उपस्थित हो पर्याप्त मात्रा में, उस कच्चे माल से निर्मित माल बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपस्थित हो, उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से इनकी पूर्ति करना आवश्यक है। और आप जानते हैं कच्चा माल, श्रमिक और अन्य खर्चे जो रेगुलर खर्चे हैं उनके लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से तरलता यदि संस्था के पास नहीं है तो वो दैनिक कार्यों का, दैनिक खर्चों की पूर्ति नहीं कर पाएगी। साथ ही यदि किसी लेनदार की उपस्थिति हो जाए, ऐसी सिचुएशन में कोई लेनदार पैसे लेने आ गया और संस्था के पास पैसा नहीं है, उस समय पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है, तो संस्था की ख्याति उस समय खराब हो जाएगी। संस्था की गुडविल पर, साख पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस सिचुएशन में तरलता होना आवश्यक है। तो वित्तीय प्लानिंग हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि सारा पैसा, सारी पूंजी सिर्फ स्थायी संपत्तियों में ही विनियोजित नहीं की जाए, बल्कि कुछ मात्रा में लिक्विडिटी भी व्यवसाय में रखी जाए, ताकि व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो जाएं और किसी भी प्रकार की आकस्मिकता यदि उत्पन्न हो व्यवसाय में तो उन आकस्मिकताओं की पूर्ति भी उस वित्त के माध्यम से की जा सके। तो इस प्रकार से तरलता होनी चाहिए। साथ ही साथ उपयोगिता होनी चाहिए, यानी कि उपयोगिता से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, जो भी पूंजी हमने लगाई है, वित्तीय साधन हमने लगाए हैं, उनका कुशलता पूर्वक श्रेष्ठ उपयोग हो, उनका कहीं पर भी किसी भी प्रकार से मिसयूज नहीं हो। और साथ ही साथ स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में उचित समन्वय हो। स्थायी पूंजी के साथ साथ कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है। यदि सिर्फ स्थायी पूंजी है और कच्चा माल हमने नहीं लिया, मशीनरी ले ली, तो उस मशीनरी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा। या हम कह दें कि कच्चा माल है हमारे पास लेकिन मशीनरी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो इस प्रकार से वित्तीय साधनों का प्रॉपर यूज किया जाना चाहिए, ताकि स्थायी संपत्ति कार्यशील पूंजी में पर्याप्त अनुपात होगा तो प्रोडक्शन कार्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी, किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी। साथ ही साथ आप देखिए, अगला देखते हैं हम पूर्णता। पूर्णता से यहाँ पर क्या तात्पर्य हुआ, यानी कि जो हमने वित्तीय योजना बनाई है व्यवसाय में, वो हर दृष्टिकोण से पूर्ण होनी चाहिए। उसमें किसी भी एस्पेक्ट को, किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। व्यवसाय के हर पहलू को टच करे,
अर्थात यदि व्यवसाय में हमने देखा सिर्फ वर्तमान आवश्यकताओं को देख लिया और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान नहीं रखा गया, उस समय व्यवसाय में कठिनाई उपस्थित हो जाएगी। या व्यवसाय में कोई आकस्मिकता आ सकती है, इसको ध्यान में नहीं रखा तो उस समय व्यवसाय में कठिनाई उपस्थित हो जाएगी। तो इस प्रकार से वित्तीय योजना में पूर्णता का तत्व विद्यमान होना चाहिए। भविष्य की आवश्यकताओं को, आकस्मिकताओं को ध्यान में रखकर ही योजना का निर्धारण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मितव्ययिता होनी चाहिए, यानी कि वित्तीय योजना का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए कि जो भी पूंजी प्राप्त की जाए उसको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा खर्चे व्यवसायी को नहीं करने पड़े। वे पूंजी प्राप्त करने के खर्चे कौन से हैं? आपको पता है कि अभिगोपन, कमीशन, दलाली, बट्टा, छपाई, ये जो प्रिंटिंग के खर्चे और अभिगोपन या दलाली के खर्चे हैं, कमीशन के खर्चे हैं। पूंजी संरचना इस प्रकार की जाए, वित्तीय योजना इस प्रकार की निर्धारित की जाए कि ये खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं आए। यदि ये खर्चे आते हैं तो बहुत सारी पूंजी उसमें चली जाती है। तो इसलिए वित्तीय योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि इन खर्चों का ये खर्चे बहुत ही कम से कम हो। तो इस प्रकार से मितव्ययी होनी चाहिए। साथ ही साथ संचार की व्यवस्था। संचार, यहाँ पर संचार से क्या तात्पर्य हुआ? यहाँ पर संचार का मतलब है कि वित्तीय योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो जो हमारे विनियोगकर्ता हैं उनको पर्याप्त ज्ञान हो। यानी कि वित्त कब प्राप्त कर सकती है संस्था आसानी से? जब निवेशकर्ताओं को कंपनी की पूरी डिटेल प्राप्त हो, अच्छे से उनको पता है कि उनकी बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है। यदि ये विनियोगकर्ताओं को ज्ञान है तो वो आसानी से उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसीलिए कंपनी के या व्यवसाय के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके वो अच्छे से प्रदर्शित किया जाना चाहिए जनता में, अपने निवेशकर्ताओं को। तो आसानी से यदि इस प्रकार की सूचना उन्हें प्राप्त होती है, कम्युनिकेट उन्हें किया जाता है, तो इसका इफेक्ट होगा कि संस्था को वित्त प्राप्त करने में आसानी रहेगी, सुगमता रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, सुगमता से लागू किया जाना। यानी कि ऐसी वित्तीय योजना बनाई जानी चाहिए जिसे संस्था आसानी से लागू कर सके। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कुछ योजनाएं इस प्रकार की बना दी जाती है कि वो देखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, उनको वास्तविकता में लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ योजनाएं हम इस प्रकार की बना दी जाती है जो हवाई किले होते हैं, जिसको वास्तविकता के धरातल पर उनको उतारा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से वित्तीय योजना इस प्रकार की बनाई जानी चाहिए जो सिर्फ हवाई किले नहीं हो बल्कि वास्तविकता में भी उन्हें लागू किया जा सके व्यवसाय में। तो इस प्रकार से वित्तीय योजना, वित्तीय ढांचा इस प्रकार का हो जो सुगमता से लागू किया जा सके और उसमें नियंत्रण का गुण विद्यमान होना चाहिए कि जो भी हमने योजना बनाई है उस पर आसानी से नियंत्रण किया जा सके। साथ ही साथ इस प्रकार की योजना हो कि सारा ही नियंत्रण बाहरी लोगों के हाथ में नहीं चला जाए। यदि व्यवसाय की सारी ही पूंजी अंशों से प्राप्त कर ली या ऋण पत्रों से प्राप्त कर लिए, ऋण पत्रों से प्राप्त करने पर भी क्या होगा कि उसकी सारी जो भी इसका नियंत्रण है बाहरी लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो इस प्रकार से वित्तीय योजना इस प्रकार की हो कि बाहरी लोगों के हाथ में संस्था का नियंत्रण नहीं जा पाए। नेक्स्ट देखिए, कम जोखिम। अर्थात वित्तीय योजना कैसी होनी चाहिए जिसमें लगातार जोखिम कम होता जाए। ये ऐसी योजना नहीं होनी चाहिए कि संस्था के सामने बहुत ज़्यादा जोखिम उत्पन्न हो जाए, बल्कि कम जोखिम वाली वित्तीय योजना ही बनाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार वित्तीय नियोजन में ये सारी विशेषताएं होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय नियोजन के प्रकार। देखिए, वित्तीय नियोजन के प्रकार में 3 प्रकार के हैं: अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, मध्यकालीन वित्तीय नियोजन और दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन क्या है? जब वित्तीय योजनाएं 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाए तो ये क्या कहलाता है? अल्पकालीन वित्तीय नियोजन। यानी कि अल्पकाल के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए जब वित्तीय योजना बनाई जाए। अब अल्पकाल की वित्तीय योजना में क्या आता है? जनरली मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी का प्रबंध करना इसमें सम्मिलित किया जाता है ताकि व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के खर्चों की पूर्ति की जा सके, उनकी व्यवस्था की जा सके, देनदारों की, लेनदारों को स्टॉक का मैनेजमेंट
रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, निर्मित माल। तो इस प्रकार से, या बैंक में जो भी हमारा लेन देन है, इन सब के लिए जो वित्त की आवश्यकता होती है वो अल्पकालीन वित्तीय नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट आती है मध्यकालीन वित्तीय नियोजन। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन से क्या तात्पर्य हुआ? जब वित्तीय कार्य या वित्तीय योजना 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए बनाई जाती है, तो वो कहलाता है मध्यकालीन वित्तीय नियोजन। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन में क्या कार्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संपत्तियों का प्रतिस्थापन करना, रखरखाव करना, संस्था में किसी भी प्रकार के रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित शोध एवं विकास से संबंधित कार्य हैं या खर्चे हैं उनको चलाना, या अल्पकाल के लिए जो उत्पादन कार्य हैं उनका किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, ये सारा मध्यकालीन वित्तीय नियोजन में सम्मिलित किया जाता है। तो नियोजन के इस प्रकार मतलब नियोजन के इस प्रकार में मध्यकालीन वित्तीय नियोजन में सम्मिलित है 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए वित्तीय योजना बनाना, वित्त की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन से क्या तात्पर्य हुआ? जब 5 वर्ष या अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय योजना बनाई जाती है तो वो कहलाती है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि दीर्घकालीन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा, दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे की जाएगी। इसके अंतर्गत पूंजी की मात्रा, पूंजी के ढांचे, स्थायी संपत्तियों का प्रतिस्थापन, संस्था में अगर विकास और विस्तार करना है या अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इस प्रकार से वित्तीय नियोजन एक संस्था में 3 प्रकार से किया जा सकता है। अल्पकाल के लिए, कार्यशील पूंजी प्राप्ति के लिए 1 वर्ष तक की अवधि के लिए अल्पकालीन वित्तीय योजना, मध्यकालीन वित्तीय योजना 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए वित्तीय योजना, और दीर्घकालीन वित्तीय योजना 5 वर्ष और अधिक अवधि के लिए जब योजना बनाई जाती है तो वो दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय नियोजन की विषय वस्तु। वित्तीय नियोजन की विषय वस्तु से क्या तात्पर्य हुआ? वित्तीय नियोजन में क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा? देखिए, पूर्वानुमानित वित्तीय विवरण। अब जो प्लानिंग बनाई जाती है, वित्तीय प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो किस आधार पे बनाई जाती है? देखिए, कंपनी जब भी इस प्रकार से काम करेगी फाइनेंस के ऊपर तो वो देखेगी उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, पिछले वित्तीय विवरण जो भी हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सम्मिलित किया जाता है एक संपत्ति का? संपत्ति की बैलेंस शीट, उसका जो भी इनकम स्टेटमेंट है, यानी कि आय विवरण है, रोकड़ प्रवाह विवरण है, कोष प्रवाह विवरण, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो जब भी इस प्रकार से वित्तीय नियोजन किया जाता है, संस्था की पुरानी पिछले वर्षों की इन वित्तीय विवरणों का अध्ययन किया जाता है पहले, कि इनमें हमारे कहाँ कहाँ क्या पोजीशन रही है, किस प्रकार से क्या रोटेशन रहा है। तो और इन सब का अध्ययन करने के बाद सबसे पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है वित्तीय योजना के अंतर्गत, कि किस प्रकार से हमारी क्या सिचुएशन रहेगी, क्या उद्देश्य रहेंगे, और उनका पूर्वानुमानित एक बजट बनाया जाता है। पूर्वानुमान प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, उन प्रमापों के अकॉर्डिंग, उस बजट के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से वित्तीय नियोजन में पूर्वानुमानित वित्तीय विवरणों का ध्यान रखा जाता है। पुराने विवरणों के आधार पर, पुराने वित्तीय विवरण के आधार पर नई योजना का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी निवेश प्रस्ताव। पूंजी निवेश प्रस्ताव के अंतर्गत ये देखा जाता है कि संस्था प्रतिस्थापन, विस्तार और नए पदार्थों पर निवेश किस प्रकार से करेगी। नई मशीनरी की यदि स्थापना की जाएगी, क्रय किया जाएगा, तो वो किस आधार पे किया जाएगा, उसकी लागत कितनी होगी, उसका रिटर्न कितने समय में प्राप्त होने लगेगा संस्था को। तो इस प्रकार से जो भी निवेश के जितने भी ऑप्शन संस्था के पास उपलब्ध हैं, उन सब का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उन सभी प्रस्तावों का अध्ययन करके ये देखा जाएगा कि संस्था के लिए सबसे उपयुक्त प्रस्ताव कौन सा है। उसी प्रस्ताव को संस्था अपनाएगी, उसी के अकॉर्डिंग संस्था अपनी वित्तीय
व्यवस्था करेगी। इसके पश्चात इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के पश्चात ही प्रबंध को ये पता चलेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी योजना उनके लिए उपयुक्त है, कौन सा प्रस्ताव उनके लिए उपयुक्त है और उसका निष्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट है नियोजित वित्त व्यवस्था। नियोजित वित्त व्यवस्था से तात्पर्य हुआ कि संस्था ये देखे कहाँ से वित्त जुटाएगी। वो उसने जो भी अपने लिए पूंजी प्रस्ताव स्वीकार किया है कि इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी मशीनरी खरीदनी है या कोई भी प्लांट स्थापित करना है, तो उसके लिए वित्त की व्यवस्था किन साधनों से किया जाए, उसके लिए पहले से प्लानिंग कर ली जाती है। साथ ही ये देखा जाएगा कि अब इसमें कंपनी कौन सी पॉलिसी अपनाए। मान लीजिए कंपनी ने उदार लाभांश नीति अपना ली, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग संस्था को हर साल लाभांश देना अनिवार्य हो जाएगा और किसी वर्ष यदि कम लाभांश होते हैं उस समय संस्था के सामने कठिनाई उपस्थित हो जाएगी। तो इस प्रकार से उस समय समस्या गंभीर हो जाती है। इस प्रकार से एक प्लानिंग सेट करनी होती है इसमें संस्था को कि संस्था में समता पूंजी और ऋण पत्रों का अनुपात कितना होगा, जिसको हम बोलते हैं ऋण स्वामी अनुपात। ये कितना रखा जाए, कितनी पूंजी की व्यवस्था ऋण पत्रों से की जाए और कितनी पूंजी की व्यवस्था अंशों से की जाए। तो इस प्रकार से एक नियोजित व्यवस्था संस्था अपनाती है इसके अंतर्गत। तो वित्तीय नियोजन की विषय वस्तु में हमने सम्मिलित किया पूर्वानुमानित वित्तीय विवरण, पूंजी निवेश प्रस्ताव और नियोजित वित्तीय व्यवस्था। इसके पश्चात हम देखते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है आज के लेक्चर में। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और साथ ही समाज का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।